नमस्ते बच्चों। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्यों इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, किस तरह के रिएक्शंस में इस्टेब्लिश होता है, और फिर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये समझा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग बोल रहे थे कि रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, और उसको हम लोग कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख रहे थे। बट वो कंसंट्रेशन किस टाइम का होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन रख देंगे, नहीं, जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगा वही उस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वहां से भी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद मैंने एक बात बोली थी कि जो एक्टिव मास होता है उसको हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन के फॉर्म में नहीं बल्कि पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो भी अलग अलग तरीके से आता है, वो भी हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाते हैं। तो वही हम लोग को देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने तरह के कैसे कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग जो रिएक्शन ले रहे थे ए ये मान लेते हैं गैस फेज में है, प्लस बी ये भी गैस फेज में है, इससे मिल रहा है सी ये भी गैस फेज में है, और डी ये भी गैस फेज में है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखा था वो हम लोगों ने कुछ लिखा था, वो हम लोगों ने ऐसा लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B, ऐसा हम लोगों ने लिखा था। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले थे, बट ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Kc से। इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। एक ऐसा ही होता है, हम लोग Kp से डिनोट करते हैं उसको, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, जहां पे कंसंट्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसके जगह पे पार्शियल प्रेशर यूज करना है उस सब्सटेंस का। हाँ, प्रेशर यूज करने के लिए गैस फेज में होना जरूरी है। तो जैसे Kp अगर इस रिएक्शन का लिखना है तो C गैस फेज में है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C into partial pressure of D raised to the power D upon partial pressure of A raised to the power A into partial pressure of B raised to the power B। हाँ, Kp लिखते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गैस फेज में सब्सटेंस होंगे, जो भी सब्सटेंस गैस फेज में होगा उसी का पार्शियल प्रेशर इस एक्सप्रेशन में आएगा। ऐसा नहीं कि किसी का भी आ जाएगा। प्रेशर किसका होता है, गैस का, तो जो गैस फेज में है वही यहाँ पे आएगा। अगर कोई सॉलिड में है, लिक्विड में है, सॉल्यूशन फेज में है तो उनका प्रेशर होता ही नहीं है तो वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह एक होता है Kx मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C रेज टू द पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज टू द पावर A टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B रेज टू द पावर B। ठीक है। या ऐसा ही होता है Kn नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C रेज टू द पावर C तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रेज टू द पावर A इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रेज टू द पावर B। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration। Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। Kx क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और Kn क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कई तरीके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के। ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट करिए वहाँ पे।
नोट कर लिया। चलिए, अब होता क्या है, इनमें आपस में रिलेशन होता है। जैसे हमें Kp और Kc का आपस में रिलेशन निकालना है, मान लेते हैं, ठीक है। हमें Kp और Kc में आपस में रिलेशन निकालना है। तो गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो P को हम लोग लिख सकते हैं N/V इंटू RT, और इस N/V को ही हम लोग गैस का बोलते हैं कंसंट्रेशन। गैस के मोल अपॉन कंटेनर का वॉल्यूम, इसी को बोला जाता है गैस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इंटू RT से हमें उस गैस का प्रेशर मिल जाएगा। तो अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो उस गैस का कंसंट्रेशन इंटू RT, जैसे हमें अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना हो तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा इंटू RT हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम लोग इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन निकालते हैं। जैसे Kp इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर यूज़ करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। तो लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल c। या इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ D क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT रेज टू द पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT रेज टू द पावर स्मॉल a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT रेज टू द पावर स्मॉल b। ऐसा हो जाएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अब एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन वाले टर्म्स अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग Kp को फिर क्या लिख पाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A टू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। और बचेगा क्या साथ में, तो बचेगा RT का पावर, यहाँ पे C प्लस D हो जाएगा, माइनस में होगा A प्लस B। तो C प्लस D माइनस A प्लस B, ऐसा हो जाएगा। ये टर्म किसके बराबर दिख रहा होगा, तो Kc के बराबर दिख रहा है, नहीं। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो गया, Kc इंटू RT रेज टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, जिसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा Ng। तो ये रिलेशन होता है Kp और Kc के बीच में, जहाँ पे डेल्टा Ng हमने किसके जगह लिखा है, तो C प्लस D माइनस A प्लस B। अब ये है क्या, C प्लस D माइनस A प्लस B। तो C प्लस D, स्मॉल c प्लस स्मॉल d, स्मॉल c प्लस स्मॉल d, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट साइड में कितने मोल गैस के हैं, ये C मोल C का है, D मोल D का है। तो प्रोडक्ट साइड में टोटल कितने मोल गैस के हैं, तो C प्लस D। वैसे रिएक्टेंट साइड में टोटल मोल कितने गैस के हैं, तो A प्लस B। तो C प्लस D माइनस A प्लस B, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। टोटल प्रोडक्ट साइड में कितने मोल गैस के हैं, माइनस रिएक्टेंट साइड में कितने मोल गैस के हैं। C प्लस D माइनस A प्लस B, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ये होता है डेल्टा Ng। कैसे निकालते हैं ये तो अभी हम लोगों ने एक जनरल रिएक्शन ले लिया है, कोई एग्जांपल लेके उसमें भी देखेंगे कैसे निकालते हैं। पहले आप ये रिलेशन नोट कर लीजिए और फिर और कुछ बातें हम लोग करते हैं इस पर। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए।
ये रिलेशन हो गया Kp और Kc में। नोट कर लिया इसको। चलिए पहले हम लोग सारे रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो Kp और Kc का रिलेशन आ गया है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। अब हम लोग Kp और Kx का रिलेशन निकालते हैं, Kp और Kx का। Kp इज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B। और पार्शियल प्रेशर को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ऐसा होता था ना, मोल फ्रैक्शन उस गैस का इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर, P मान लेते हैं, कैपिटल P को हम लोग मान लेते हैं टोटल प्रेशर है। ठीक है, रेज टू द पावर C, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ D इनटू टोटल प्रेशर रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर रेज टू द पावर A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर रेज टू द पावर B। अब अलग अलग कर लिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ C रेज टू द पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज टू द पावर A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B रेज टू द पावर B, ऐसा हो जाएगा। और साथ में एक टर्म आएगा P रेज टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, C प्लस D माइनस A प्लस B। ये टर्म किसके बराबर दिख रहा है, Kx, और ये P रेज टू द पावर फिर से ये टर्म क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया, Kp इज इक्वल टू Kx इंटू P रेज टू द पावर डेल्टा Ng। ये रिलेशन आ गया Kp और Kx का, जहां पे P क्या है, टोटल प्रेशर। ठीक है, P है टोटल प्रेशर। चलिए इसको भी नोट करिए। नोट कर लिया। चलिए अब इसी में Kp और Kn का रिलेशन निकाल लिया जाए। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ C को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल मोल्स मान लेते हैं N। ठीक है, N क्या मान रहे हैं, टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स को मान ले रहे हैं N। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर P माना है हमने, रेज टू द पावर C। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन टोटल मोल्स तो N ही होगा, इनटू P रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर रेज टू द पावर A इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर रेज टू द पावर B। ऐसा हो गया। अब अगर टर्म्स को अलग अलग किया जाए तो Kp इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C रेज टू द पावर C टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रेज टू द पावर A इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रेज टू द पावर B इनटू क्या आएगा, P बाई N हर जगह आ रहा है नहीं, तो P बाई N लिख देते हैं। P बाई N यहाँ भी, P बाई N यहाँ भी, P बाई N यहाँ, P बाई N। फिर क्या हो जाएगा, C प्लस D माइनस A प्लस B। तो ये टर्म क्या हो गया, Kn हो गया, और ये टर्म P बाई N रेज टू द पावर डेल्टा Ng। तो Kp इज इक्वल टू Kn इंटू P बाई सिग्मा N लिख देते हैं, सिग्मा N रेज टू द पावर डेल्टा Ng। N को टोटल मोल्स ना मान के सिग्मा N को मान लेते हैं टोटल मोल्स। ठीक है,
हर जगह चाहे तो आप सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा एन को टोटल मोल्स मान लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एन मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, किसके? गैस के। तो ये रिलेशन हो गया केपी और के एन में। तो केपी और के एन में रिलेशन आ गया, सिग्मा एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। चलिए इसको भी पहले वहां नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, तो अब हमारे पास सारे रिलेशन आ गए। Kp इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू दी पावर डेल्टा एन जी, एक ये रिलेशन आया Kp और Kc का। दूसरा रिलेशन क्या है? Kp इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी रेज टू दी पावर डेल्टा एन जी। और तीसरा रिलेशन आया Kp इज इक्वल टू के एन इंटू पी बाई सिग्मा एन रेज टू दी पावर डेल्टा एन जी। जहाँ पे कौन सा टर्म क्या है ये तो हम लोग ने लिख लिया। इसमें से ये दो रिलेशन हमारे बड़े काम के हैं, ये हमारा उतना यूज नहीं आता है, लेकिन ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन हमारे बड़े काम के होते हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, केपी और केसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। आगे चल के हम लोग उसकी बात करेंगे। केपी और के एन वाला जो रिलेशन है इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए खैर हम लोग आगे चल के उसकी बात करेंगे। डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ये हम लोग ने लिख तो लिया, किसी रिएक्शन में निकालेंगे कैसे तो ये देख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे हमें मिल रहा है 2NH3 गैस, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी अगर लिखना है तो कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है? 2। गैस प्रोडक्ट के साइड में एक ही गैस है जिसके मोल कितने? 2, माइनस रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है गैस के? तो 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन का है, तो 1 + 3 मतलब 4, मतलब 2 - 4 मतलब -2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? या कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इससे हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस। तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना होगा? तो प्रोडक्ट साइड में 1 + 1 2 - 1 ऐसा करके 1 लिखे, नहीं ये गलत है। यहाँ डेल्टा एन जी क्या होगा? ये गैस के मोल होने चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड फेज में है। बात समझ में आ रही है ना? सॉलिड के मोल्स नहीं है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है? 1 है, और उसका कितना मोल है? 1, माइनस रिएक्टेंट साइड में कोई गैस है ही नहीं तो 0। हालांकि आंसर वही आ गया है क्योंकि एक सॉलिड दोनों तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ऐसा भी तो हो सकता था कि एक तरफ सॉलिड हो, दोनों तरफ उधर कुछ ना हो, कोई भी सॉलिड ना हो, सब गैस हो। तो गैस के बारे में देखना है, सिर्फ गैस के बारे में, है ना? ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो डेल्टा एन जी अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन एक तो सिंपल क्वेश्चन ये आता है केपी और केसी से रिलेटेड। जैसे इसी रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन का केपी दे दिया गया, बोल दिया गया कुछ 100 है, इसका केसी कितना होगा एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड निकालिए, ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। तो केपी पता है हमें, केसी निकालना है, आर की वैल्यू हमें पता होगी, टेम्परेचर दे दिया गया है, डेल्टा एन जी रिएक्शन देख के हम लोग निकाल ही लेंगे, तो वहां से आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। या ऐसा बोला जा सकता है केपी बाई केसी की वैल्यू निकालिए, केपी बाई केसी। केपी ना देके सिंपली बोला जाएगा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे
इस रिएक्शन के लिए Kp बाई Kc की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो Kp बाई Kc किसके बराबर दिख रहा है? तो RT रेज टू दी पावर डेल्टा Ng। तो ये कैलकुलेट करके बता देना है, या और log Kp बाई Kc की वैल्यू बताइए। तो आपको इधर भी log ले लेना, log ऑफ RT रेज टू दी पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng बाहर आ जाएगा, log RT निकाल देना है, इंटू डेल्टा Ng कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक तो बनाए जाते हैं, एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछना, Kp देके Kc पूछना या Kc देके Kp पूछना। तो सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अब ऐसे होते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। किसी रिएक्शन के लिए Kp और Kc में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो Kp और Kc में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये डिपेंड करता है इस पे, डेल्टा Ng पे। अगर सपोज करिए डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो गया, अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा, तो किसी का पावर अगर 0 कर देंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? Kp इक्वल टू Kc नहीं, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो Kp इक्वल टू Kc। अगर वही डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव है तो किसी का पावर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो Kp बड़ा हो जाएगा Kc से, नहीं, क्योंकि Kc में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में Kp ग्रेटर देन Kc हो जाएगा। और वही अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 हुआ तो Kp क्या हो जाएगा? लेस देन Kc। डेल्टा Ng अगर नेगेटिव है तो पावर में नेगेटिव है तो 1 अपॉन चला जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात? हाँ, लेकिन इसके लिए एक चीज ये भी होना चाहिए कि ये क्वांटिटी खुद में 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये चीज वैलिड हो पाएगी ना। 1 से बड़ी क्वांटिटी का पॉजिटिव पावर करेंगे तब वो बड़ा होगा 1 से, है ना। अगर 1 से छोटी क्वांटिटी जैसे 0.5 है, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 0.25, और छोटा हो जाएगा। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.25, और छोटा क्वांटिटी हो गया। ये क्वांटिटी 1 से बड़ा होगा तभी ये चीज फॉलो होगी। और इस क्वांटिटी का 1 से बड़ा होने का मतलब ये होता है, R की वैल्यू होती है 0.0821, तो टेम्परेचर 12.14 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, तब ऐसा होता है। 0.0821 इंटू 12.14 करेंगे तब ऐसा होता है कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होती है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज तब वैलिड होती है जब टेम्परेचर 12.14 केल्विन से ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर इतना हो गया तो ये तो 1 हो जाएगा, तब Kp हमेशा Kc के बराबर हो जाएगा, चाहे डेल्टा Ng कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो। समझ रहे बात? तो ये चीज़ वहाँ पे आप नोट करिए। ये पूछा जाता है, जैसे बोला गया इसमें बताइए कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो इस अगर कुछ नहीं बोला गया टेम्परेचर का तो हम रूम टेम्परेचर मानेंगे 25, जो कि 12.14 केल्विन से तो ज़्यादा ही है। तो ऐसे में इसके लिए डेल्टा Ng नेगेटिव है तो Kp लेस देन Kc हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग ये मानते हैं कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, ठीक है। अगर टेम्परेचर वहाँ बोल दिया गया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोला गया तो रूम टेम्परेचर मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इस टेम्परेचर से तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो ये 0 केल्विन के बहुत पास है। 0 केल्विन जो होता है, एब्सोल्यूट 0 जिसको बोला जाता है, वो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। ये टेम्परेचर भी प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जनरली ये बोल दिया जाता है कि ऐसा होता है कि अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है तो Kp बराबर Kc, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो Kp ग्रेटर देन Kc, डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो Kp लेस देन Kc। क्योंकि जनरली ये टेम्परेचर हम लोग अटेन नहीं कर पाते। बट अगर पूछ ही लिया गया कि क्या हमेशा ही ऐसा होगा, तो नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तभी ऐसा होगा, तभी ये चीज़ फॉलो होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो इस चीज़ को एक बार नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया? चलिए, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं समझ में आ गया। Kp और Kc से रिलेटेड, एक तो Kp देके Kc निकालना या Kc देके Kp निकालना, दूसरा कौन बड़ा है कौन छोटा है,
Kp बड़ा है या Kc बड़ा है, या Kp बाई Kc की वैल्यू किसके बराबर है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, Kp और Kn वाला जो रिलेशन है जिसको हम लोग ने बोला कि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आगे चल के न्यूमेरिकल्स कुछ होते हैं जिसमें उसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो भी। ठीक है। और उस रिलेशन के हेल्प से बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंट तरह के हम लोगों ने क्या देखे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के तरीके। जैसे आपको N2 प्लस 3H2 इससे बन रहा है 2NH3, सब कुछ गैस फेज में मान लेते हैं। तो इसके लिए अगर Kc लिखना है तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। नाइट्रोजन का पावर 1 आएगा, कुछ नहीं है तो, और हाइड्रोजन का पावर क्या आएगा 3। वही अगर इसके लिए Kp लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का पावर 3, ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशंस देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती चलेंगी। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं। जैसे बोला गया A से B एक रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। अगर हम लोग इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ K, ऐसा बताना होता है। अच्छा, तो ये K है, तो ये K क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, मतलब एक तरह से इसके होल का स्क्वायर हो गया। मतलब क्या, K की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, मतलब इसका क्या हो गया, K स्क्वायर। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर किसी रिएक्शन को आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो फैक्टर कहाँ चला जाएगा, पावर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो ऐसा क्वेश्चन होता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे के इसका पूछा जाता है, हो जाएगा। ये क्या याद रखना है कि अगर किसी रिएक्शन को हम लोग किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात। या जैसे अगर इसका लिखना हुआ 1/3A से 1/3B, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, तो इसका अगर K है तो K का पावर में चला जाएगा जो फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, K रेज़ टू द पावर 1/3। अच्छा, अगर इस रिएक्शन का K है तो बोला गया इस रिएक्शन का बताइए, B से इसका बताइए। हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, उल्टा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्या लिखेंगे, इसका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B बाई कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A बाई कंसंट्रेशन ऑफ B। जस्ट 1 अपॉन है, नहीं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 1 अपॉन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/K। समझे बात नहीं। या बोला गया A से B का K है तो बताइए 2B से 2A का क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले तो हमने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो 1/K हो गया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर में 2 चला गया। समझ रहे बात। या ऐसा क्वेश्चन होता है, A से B है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, B से C है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। अगर इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो आ जा रहा है B कैंसिल हो जाएगा, A से C, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा बताइए। तो K1 क्या है, K1 है कंसंट्रेशन ऑफ B बाई कंसंट्रेशन ऑफ A,
और K2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C बाई कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ C बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। तो क्या दिख रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो B और ये B कैंसिल हो जाएगा, C बाई A बचा रह जाएगा, नहीं मतलब K1 इंटू K2 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, K1 इंटू K2। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K1 इंटू K2। समझ रहे हैं बात? मतलब क्या निकला इसका मतलब ये निकल रहा है, अगर किसी दो रिएक्शन को आप ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपको 2-3 रिएक्शन दे दिया जाएगा, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया जाएगा और फिर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा जाएगा। तो उनमें करना क्या है, आपको सिंपल सा काम कि जो रिएक्शंस आपको दिए गए हैं उसमें क्या मल्टीप्लाई करें, किसको रिवर्स करें, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, सो दैट फाइनली आपको वो नेट रिएक्शन मिल सके, ये आपको देखना है। और जब उसके अकॉर्डिंग आपको नेट रिएक्शन मिल जाएगा तो जो जो चेंजेस आपने किए होंगे उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करके फिर हम लोग नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। ध्यान क्या रखना है, क्या क्या कंक्लूजन हमें रखना है, अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में जाता है। अगर रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन हो जाता है। और अगर रिएक्शंस को आप ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन्स आपको याद रखने हैं। इसी के हेल्प से कुछ क्वेश्चंस, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ऐड सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है ना, तो इनको नोट करिए, वहां पे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए। हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। एक फैक्टर की बात हम लोग कर चुके हैं, हम लोग ये देख चुके हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नहीं, हम लोग ये बोले थे ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो KF अपॉन KB ऐसा होता है, बोले थे ये बात। तो ये बोला गया था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ये चेंज नहीं होंगे, तो ये भी चेंज नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये दोनों चेंज होंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। ये बात हम लोग कल ही मतलब लास्ट क्लास में कर चुके हैं ना। चलिए, तो पहला फैक्टर तो ये हो गया टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये हम लोग चैप्टर के एंड में बात करेंगे। दूसरा फैक्टर होता है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो आप ले रहे हो किस यूनिट में ले रहे हैं, जैसे Kc आपने किसी रिएक्शन का लिखा, जैसे A प्लस B से बन रहा है C, तो इसमें क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ऐसा लिखेंगे। तो ये कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, एक कंसंट्रेशन का यूनिट बचा रह जाएगा। तो आप कंसंट्रेशन किस यूनिट में लिख रहे हैं, मतलब आप मोल पर लीटर में ले रहे हैं, या मोल पर ml में ले रहे हैं, या मोल पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं, किस तरीके से कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा Kc की वैल्यू क्या होगी। नहीं, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है इस पर डिपेंड करता है Kc क्या है। ठीक है, एक और फैक्टर होता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। एक और फैक्टर होता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग देखें कि किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये रिएक्शन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K² हो जाएगा, अगर पहले K था तो।
तो वैल्यू चेंज हो गई, है ना। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इस चीज को वहां पे नोट कर लीजिए और फिर आगे बात करते हैं हम लोग। नोट कर लिया, चलिए। अब एक चीज होती है कि जैसे सपोज करिए सपोज करिए ए से बन रहा है 2b, ठीक है। ए से बन रहा है 2b। इस रिएक्शन का कुछ केसी है, ठीक है। हमें बोला गया है कि t = 0 पे हम लोग इसका कंसंट्रेशन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1, ठीक है। t = 0 पे इसका कंसंट्रेशन 1 लिया जा रहा है। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो ये पूरा तो रिएक्ट नहीं करेगा, इसका कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बचा रहेगा, है ना। देखे थे नहीं हम लोग कि कुछ रिएक्ट करेगा तो फिर जब रेट इक्वल हो जाएगा तब फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होंगे। तो इसका कुछ रिएक्ट कर गया, मतलब कितना रिएक्ट कर गया, तो x मान लेते हैं रिएक्ट कर गया। और अगर x रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 1 था, उसमें से x रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 1 - x। ये जो बचा हुआ a है इक्विलिब्रियम पे वो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसका x रिएक्ट किया तो इसका बनेगा कितना, इसके 1 से इसका कितना बनता है 2, तो इसके x से इसका कितना बनेगा 2x, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हो गया a का 1 - x और b का हो गया 2x। समझ में आ रही है बात। ये x कितना हमें अभी नहीं पता। अच्छा, इसके kc का एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a, ऐसा लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a, ठीक है। इसका पावर 2 आएगा, इसका पावर 1 आएगा। मतलब आप यहां से क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर अपॉन 1 - x, ऐसा लिखा जाएगा। b का कंसंट्रेशन कितना है 2x, तो उसका स्क्वायर अपॉन 1 - x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4x² डिवाइडेड बाई 1 - x, ठीक है। अब सपोज करिए कि इसके kc की वैल्यू हमें दे दी गई है और इसके kc की वैल्यू दे दी गई है, सपोज करिए 10⁶। इसके kc की वैल्यू है 10⁶। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि इस 4x² अपॉन 1 - x इसकी वैल्यू है 10⁶, नहीं, 10⁶ इज इक्वल टू 4x² अपॉन 1 - x, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग बात करते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है और इसकी वैल्यू है 10⁶। तो ये 2 केस में पॉसिबल है। 2 केस में कब पॉसिबल है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो बहुत बड़ा हो जाए। ये बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है आपको, है ना, 10⁶। ये छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, काफी बड़ी वैल्यू है ये, है ना। तो या तो ये न्यूमरेटर इस रेंज में आ जाए 10⁶ के रेंज में, या ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है, या तो ये न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो जाए या डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाए। 2 ही केस हो सकते हैं जब ओवरऑल इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो जाए? इसको हमने कितना लिया था 1, तो ये अगर पूरा भी रिएक्ट कर गया, जो कि होता नहीं है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, अगर पूरा भी रिएक्ट कर गया, खत्म हो गया, 0 हो गया, तो इसके 1 से इसका मैक्सिमम कितना बनेगा 2। इस 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2।
इसका मतलब अगर 2x 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो सकता है, मतलब इस न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4 यहां पे, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है तब तो इस रेंज में जाना पॉसिबल नहीं है इसका। तो इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी कि न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये पॉसिबिलिटी वहां से हट गई कि न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी पे अब आते हैं कि डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाए। ये जो क्वांटिटी है 1 माइनस एक्स, इस क्वांटिटी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए, लगभग 0 के बराबर। लगभग मतलब क्या है, ये 0 होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाए लगभग 1 के बराबर। लगभग, ऑलमोस्ट, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 1, मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा A, और A के ऑलमोस्ट खत्म हो जाने का मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन बट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो किसी डायरेक्शन में जनरली कंप्लीट नहीं होती है, ना ही फॉरवर्ड में पूरा हो जाता है ना ही बैकवर्ड में पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वैल्यू कुछ इस तरह से केसी की कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो जा रही है। इसका मतलब x की वैल्यू ऑलमोस्ट आप क्या ले सकते हो 1। तो अब ऐसे में न्यूमेरिकल बनाया जाता है कि बताया जाए कि इक्विलिब्रियम पे A का कंसंट्रेशन कितना है और B का कंसंट्रेशन कितना है। इक्विलिब्रियम पे A का कंसंट्रेशन कितना है और B का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तो इसको करने के लिए हमें क्या दिख रहा है कि Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, x को 1 के बराबर ले लेंगे, और अगर x को 1 के बराबर ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 लिख देंगे वहां पे। x को अगर 1 के बराबर ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे y, क्योंकि अगर 0 यहां रख देंगे तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में ना तो न्यूमरेटर में 0 करिए ना डिनोमिनेटर में 0, अगर कहीं कर देंगे तो या तो Kc 0 हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा, दोनों ही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात? तो अगर कोई क्वांटिटी इनमें से 0 होती है तो उसको 0 ना लेके उसको क्या ले लीजिए y, मतलब ये क्या हो गया 4, ये तो 4 हो गया ना, समझ रहे हैं बात? नहीं, अरे सॉरी, ये 4 मैं क्यों लिख रहा हूँ, x अगर 1 हो रहा है तो ये 2 होगा ना, सॉरी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी बेसिकली क्या हो गई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y, मतलब ये हो गया 10⁶ इज इक्वल टू 4 अपॉन y। तो y यहां से क्या आ गया, y यहां से क्या आ गया 4 इंटू 10⁻⁻⁶। मतलब अब अगर हमें इक्विलिब्रियम पे B का कंसंट्रेशन बताना है तो ये हम लोग बताएंगे अप्रोक्सीमेटली 2 मोलर, और अगर A का बताना है तो हम लोग कितना बताएंगे 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मोलर। समझ में आ रही बात? बोलिए, कोई दिक्कत? तो वैल्यू क्या दी गई है इसको भी देखना है, ठीक है। इसको नोट करना चाहते हैं तो वहां नोट करिए एक बार। नोट कर लिया? चलिए, अगर इसका उल्टा लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यू ले लेते हैं Kc की, 10⁻⁻�6 ले लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू अब 10⁻⁻6 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उल्टा हो जाएगा, या तो न्यूमरेटर बहुत छोटा हो या डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो। डिनोमिनेटर जो भी होगा 1 से छोटा ही होगा, तो बहुत बड़ा तो है नहीं है, इसका मतलब न्यूमरेटर बहुत छोटा है। समझ रहे हैं ना? डिनोमिनेटर बहुत या तो बड़ा हो या तो न्यूमरेटर बहुत छोटा हो। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि 1 से कुछ कम ही है, 1 में से कुछ आपने माइनस कर दिया है, इसका मतलब न्यूमरेटर बहुत छोटा है। न्यूमरेटर बहुत छोटा होने का मतलब क्या है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, मतलब x लगभग क्या है 0,
और x लगभग 0 है तो इस बार क्या करेंगे, x अगर 0 है तो इसको क्या ले लेंगे 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या लिखने में 0। x अगर 0 है तो ये 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे y। समझ आ रही बात? तो इस बार ये किसके बराबर हो जाएगा, इस बार ये हो जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। तो इस बार ये हो गया 10 to the power -6 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया 10 to the power -3। तो इक्विलिब्रियम पे अब कंसंट्रेशन बताना है तो b का हमने कितना मान लिया y, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 to the power -3 और a का कितना हो जाएगा तो 1। समझ रहे हैं बात? तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू कंक्लूजन्स क्या निकले, पहले इसको भी नोट कर लीजिए, वहां पे पिछला वाला नोट किया, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यहां से हम लोग क्या निकाल पाए, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा, ऑलमोस्ट। ए ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, 100% खत्म नहीं होगा बट ऑलमोस्ट 100%, 99.9999 जितना भी आगे जाए, लेकिन कभी वो 100 नहीं होगा। समझ रहे बात? तो अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाता है जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो वही उसका रिवर्स, अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट नहीं होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट नहीं होता है, मतलब x की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है 0, ऑलमोस्ट नहीं होना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या ऐसा बोला जाए कि ऑलमोस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटेड होता है। फॉरवर्ड में नहीं होना मतलब बैकवर्ड में कंप्लीट होना, ऑलमोस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटेड होता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है। हाँ, अगर Kc की वैल्यू ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम, तब ना तो फॉरवर्ड में कंप्लीट होगा ना ही बैकवर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर फॉरवर्ड में कंप्लीट कराना है तो रिएक्टेंट साइड में जो लिमिटिंग रिएजेंट दिख रहा है उसको ऑलमोस्ट पूरा रिएक्ट करा दीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा एक्सप्रेशन में कहीं 0 ना लिख के जो टर्म 0 हो रहा होगा उसको y लिख देना है। और अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है तो रिएक्टेंट को रिएक्ट ही मत कराइए, उसके अकॉर्डिंग लिखिए। समझ रहे बात? बस ये ध्यान रखना है कहीं 0 क्रिएट ना हो, अगर 0 क्रिएट हो रहा है तो उसको y लिख देना है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में अगर कहीं भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो Kc की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या फिर इन्फिनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। Kc Kf और Kb का रेशियो है ना, वो 0 या इन्फिनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो Kf 0 होता है, ना ही Kb, ना ही Kf इन्फिनाइट होता है, ना ही Kb। ठीक है, चलिए इस चीज को हम लोग नोट करते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और कि हमने बोला कि अगर Kc की वैल्यू, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटेड है, वही अगर बहुत कम है तो ऑलमोस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटेड है। तो ये कौन सी वैल्यू है, किस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा वैल्यू, या किस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे बहुत कम है, वो लिमिट कहां पे लगाएंगे हम लोग, किस वैल्यू को हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे कि ये वैल्यू Kc के लिए काफी ज्यादा है या ये वैल्यू Kc के लिए काफी कम है। तो वो लिमिट हम लोग लगाते हैं 10⁻³ पे। इसको नोट तो कर लिया है, इसको नोट कर लिया है ना। वो लिमिट हम लोग लगाते हैं 10⁻³ पे। अगर Kc की वैल्यू हम लोग बोलते हैं, Kc क्या, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, Kc हो, Kp हो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा होती है तो हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वही अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है तो हम लोग बोलते हैं
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी कम है, ऐसे में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटेड है। और अगर इसके बीच में है तो ना तो फॉरवर्ड में ना ही बैकवर्ड में। ठीक है, लिखते हैं हम लोग वहां पे इस चीज को, नोट करके लिखिए। नोट करके पहला पॉइंट लिखिए, इफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट if value of equilibrium constant is very high, ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा कि इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 10⁻³ के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 10⁻³। then reaction is almost completed, in forward direction. Then reaction is almost completed in forward direction. देखा, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, इफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is very low, ब्रैकेट में लिखेंगे के इक्विलिब्रियम लेस देन 10⁻³ then reaction is almost completed in backward direction. Then reaction is almost completed in backward direction. लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, if value of equilibrium constant is neither very high nor very low, then reaction is not completed in any direction. क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।